हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र पीताम्बर जांगीड़ और आज हम जान रहे हैं ऑटोडेस्क के माया सॉफ्टवेयर के बारे में। इस ट्यूटोरियल को मैं हिंदी में रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि मैक्सिमम लोग उसे समझ सकें। ऑटोडेस्क का जो माया सॉफ्टवेयर है वो एक कंप्लीट पैकेज है जिससे बहुत सारे टास्क किए जा सकते हैं, जिसे हम समझेंगे अभी थोड़ी देर में। सबसे पहले हम समझेंगे माया का यूज़र इंटरफेस यानी यूआई। सबसे टॉप में अगर हम चेक करते हैं तो आपको अनटाइटल्ड और सॉफ्टवेयर का नेम दिखाई देता है। एट प्रेजेंट हम उसे नहीं देख पा रहे हैं, जब आप माया स्टार्ट करेंगे वो आपको दिखाई देगा। अनटाइटल्ड यानी जब आप फाइल को सेव करेंगे तो उसका नेम वहाँ पे आएगा और सॉफ्टवेयर का टाइटल क्या है, सॉफ्टवेयर का नाम और उसका वर्जन क्या है वो आपको दिखाई देता है वहाँ पर। उसके जस्ट नीचे आप मेन्यू बार देख रहे हैं जिसके ऊपर वेरियस मेन्यूज़ दिखाई दे रहे हैं। मेन्यूज़ पे जब आप क्लिक करते हैं, जैसे मैंने फाइल मेन्यू पे क्लिक किया तो उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं वो सब हमें दिखाई देते हैं। ऐसे ही वेरियस मेन्यूज़ हैं और मेन्यूज़ जो हैं आप कौन सा मेन्यू सेट चूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ मेन्यूज़ में आपको वेरिएशन भी दिखाई देता है, यानी मेन्यूज़ चेंज हो जाते हैं, जैसे हम आने वाले कुछ नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। उसके नीचे हम स्टेटस लाइन देख रहे हैं और स्टेटस लाइन में सबसे पहले आपको मॉडलिंग दिखाई दे रहा है लिखा हुआ। तो ये अभी हमारा करंट मेन्यू सेट है। अगर मैं यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं एक लिस्ट मुझे दिखाई देती है। तो मॉडलिंग से मीन्स अगर मैं कुछ मॉडल बनाना चाह रहा हूँ, वो मॉडल फर्नीचर का हो सकता है, वो कोई मशीन हो सकती है, वो कार हो सकती है, वो ह्यूमन कैरेक्टर हो सकता है, एनिमल हो सकता है। तो ये सब मॉडलिंग के अंदर आता है। अगर मैं कुछ कर्व्स की हेल्प से बनाना चाहता हूँ तो वो भी मॉडलिंग के अंदर ही उससे रिलेटेड ऑप्शंस हमें दे रखे हैं। आगे बहुत सारे और भी कमांड्स हैं जो वेरियस पर्पस के लिए है। मेन्यू सेट के अंदर वेरियस मेन्यू सेट है। मॉडलिंग के बाद आप देख रहे हैं रिगिंग मेन्यू सेट है। रिगिंग मेन्यू सेट जब हम चाहते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट को एनिमेट करना है तो हम उसके अंदर बोन प्लेसमेंट करते हैं या जॉइंट्स रखते हैं, तो ये रिगिंग मेन्यू सेट की हेल्प से रखे जा सकते हैं। या मैंने कोई मशीनरी बनाई है या मुझे कार एनिमेशन करना है तो उसके लिए वेरियस कंट्रोलर्स बनाने हैं, कंस्ट्रेंट्स बनाने हैं, फार्मूलाज मुझे लगाने हैं, तो ये सब भी रिगिंग के अंदर हम करते हैं। फिर एनिमेशन मेन्यू सेट दे रखा है। जब मेरा ऑब्जेक्ट रिगिंग के बाद कंप्लीट हो जाता है तो मैं उसको एनिमेट करना चाहता हूँ या उससे रिलेटेड कुछ एडवांस वर्क करना चाहता हूँ एनिमेशन से रिलेटेड, तो एनिमेशन मेन्यू सेट में हमें वो सारे ऑप्शन दे रखे हैं। फिर हमें एफएक्स दिखाई दे रहा है। एफएक्स जो है वो पार्टिकल्स या डायनामिक्स बनाने के लिए होता है। ऐसे कुछ टास्क जो रियल में करना बहुत ही टाइम टेकिंग है और समटाइम्स वो काफ़ी डिफ़िकल्ट भी है, तो वो सब हमें एफएक्स में दे रखा है। लाइक मैं चाहता हूँ कि रेन हो रही हो या फिर कुछ फ्लूइड्स, कोई लिक्विड मुझे फ्लो होता हुआ दिखाना है, किसी ऑब्जेक्ट की बहुत सारी कॉपीज़ मुझे वेरिएशन के साथ जनरेट करनी है, जैसे क्राउड बनानी है, तो इन सब से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस हमें दे रखे हैं जिसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। इसके बाद हमें रेंडरिंग मेन्यू सेट दिखाई दे रहा है। जब हमारा सारा वर्क कंप्लीट हो जाता है और हम उसका आउटपुट लेना चाहते हैं तो इसके लिए कैमरा प्लेसमेंट वगैरह करने के बाद, लाइटिंग रखने के बाद हम उसे रेंडर करते हैं। तो रेंडर से हमें हमारा जो वर्क है वो इमेज में या इमेज सीक्वेंस में, अदरवाइज़ वीडियो के फॉर्म में अवेलेबल हो सकता है। इसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो अभी एट प्रेजेंट हमने मॉडलिंग मेन्यू सेट ले रखा है। उसके नीचे हमें सेल्फ्स दिखाई दे रही हैं बहुत सारी, और अभी हम पॉली मॉडलिंग सेल्फ पे हैं। अगर मुझे कुछ मॉडल करना है यहाँ पर तो आप देख रहे हैं ये मुझे कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। जब भी मैं किसी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ वो हमें इस ग्रिड के ऊपर दिखाई देगा हमारा ऑब्जेक्ट, और वो जनरली कहाँ मिलेगा, ये जो आप डार्क इंटरसेक्शन देख रहे हैं, ये हमारा इंटरसेक्शन जो है जहाँ पे ये लाइन एक दूसरे को काट रही है,
ये हमारा ओरिजिन है या फिर ट्रांसफॉर्म कोऑर्डिनेट सेंटर है। ओरिजिन से मीन्स जनरली जब आप 2D में वर्क करते हैं तो आपके पास दो एक्सिस होते हैं, एक्स एंड वाई। ऐसे ही जब आप 3D की बात करते हैं तो उसके अंदर 3 हमारे एक्सिस होते हैं, एक्स, वाई और जेड। तो ये उन तीनों का सेंटर पॉइंट है 0 0 0। जैसे मैं आता हूँ और यहाँ पे इस स्फीयर पे क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं ये स्फीयर जो है वो एकदम सेंटर में आके यहाँ पे बन गया है। और आपको यहाँ पे 3 एरोज दिखाई दे रहे हैं, इसे पाइवट पॉइंट कहते हैं। पाइवट पॉइंट में आप देख रहे हैं ये यहाँ पे रेड कलर में एक एरो दिखाई दे रहा है। तो रेड कलर में जो एरो दिखाई दे रहा है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। आप यहाँ पे नीचे कॉर्नर में आके देखेंगे तो हमें पता चल रहा है। और एरो के डायरेक्शन में अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को मूव करता हूँ तो वो पॉजिटिव वैल्यूज़ हमें यहाँ पे दिखाई देती है ट्रांसलेट के अंदर। अभी अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो अगर आपको ये पाइवट पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा है तो आप कीबोर्ड से W प्रेस करेंगे। W मूव करने के लिए यूज़ में होता है। तो मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, इस एरो पे मैंने क्लिक किया और मैं ड्रैग कर रहा हूँ माउस को। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रांसलेट एक्स में मुझे पॉजिटिव वैल्यूज़ दिखाई दे रही हैं। ऐसे ही अगर मैं एरो के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता हूँ तो आप देख रहे हैं नेगेटिव वैल्यूज़ मुझे वहाँ पर अपीयर हो रही है, दिखाई दे रही हैं। सेम जब मैं उसे Z एक्सिस पे मूव करता हूँ, ये ब्लू कलर जो है वो हमारा Z एक्सिस है अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो। और सेम एरो के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, और आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस वैल्यूज़ दिखाई दे रही हैं। और ग्रीन कलर जो है वो हमारे Y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। सेम मैं आया उस एरो के डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पर Y में मुझे पॉजिटिव वैल्यू, ग्रिड के नीचे ले जाता हूँ तो नेगेटिव वैल्यूज़ दिखाई दे रही हैं। अब हो सकता है ऑब्जेक्ट को मैंने कहीं पे भी प्लेस किया, और जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि ये जो डार्क इंटरसेक्शन है ये हमारा ओरिजिन है। मुझे इस ऑब्जेक्ट को वापस यहीं पे लेके आना है। तो मैं आया एक्स में, मैंने 0 लिखा, टैब प्रेस किया, वाई में 0 लिखा, टैब प्रेस किया, जी के अंदर ट्रांसलेट जी में 0 लिखा और एंटर प्रेस किया या टैब प्रेस किया। तो आप देख रहे हैं वो वापस आ गया है 0 0 0 के ऊपर। अब हम आएंगे वापस यहाँ पर। यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे पास एक वर्टिकल टूल बार दिखाई दे रही है। ये टूल बॉक्स है हमारा। टूल बॉक्स के ऊपर वेरियस कमांड्स दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप देख रहे हैं तो आपको सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ऐसे 2 और सिलेक्शन के लिए ऑप्शन हैं। फिर हमारे ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स हैं, लाइक मूव करना है ऑब्जेक्ट को तो आप W के बजाय यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं और ये आपको दिखाई देगा। ऐसे ही रोटेट करना है तो मैंने रोटेट पे क्लिक किया, आप देख रहे हैं पाइवट हमारा चेंज हो गया है। तो इस ऑब्जेक्ट को हम रोटेट कर सकते हैं। इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल से। ऐसे स्केल है तो इसको छोटा बड़ा किया जा सकता है ऑब्जेक्ट को। तो ये सारा काम आप यहाँ से कर सकते हैं। टूल बॉक्स के सेकंड पोर्शन में यानी नीचे वाले पोर्शन में आपको क्विक लेआउट बटन्स दिखाई देते हैं। अभी आप देख रहे हैं आपको यहाँ पे एक बड़ी स्क्रीन दिखाई दे रही है। वर्क स्पेस है ये हमारा, या व्यू पोर्ट है हमारा, पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट है। आप नीचे अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। माया के अंदर हम 4 व्यूज़ एक साथ ले सकते हैं जिसके अंदर पर्सपेक्टिव हो और बाकी 3 जो हैं हमारे वो हमारे 2D व्यूज़ हों, ऑर्थोग्राफिक 2D व्यूज़। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आपको 4 सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं। मैं उन पे क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हो अभी मुझे 4 व्यूज़ दिखाई दे रही हैं। पर्सपेक्टिव व्यू है हमारी जिसमें 3D व्यू दिखाई देता है। यहाँ पे हमारा टॉप व्यू है, फ्रंट व्यू है, ऐसे साइड व्यू है। तो राउंड ऑब्जेक्ट है इसलिए वो एक जैसा दिखाई दे रहा है आपको। लेकिन अगर मेरे पास ऐसा बॉक्स जैसा ऑब्जेक्ट है, ये मैंने बनाया है यहाँ पे, और मैंने उसको थोड़ा सा स्केल किया। अभी ओनली ऑब्जर्व करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अभी आप देख रहे हैं तो वो मुझे वेरियस व्यू में कैसा दिखाई दे रहा है। अगर हम चेक कर रहे हैं तो ये हमारा पर्सपेक्टिव व्यू है, टॉप व्यू है। टॉप से आप क्या देख रहे हैं, ये वाला फेस, इस ऑब्जेक्ट का जो अपर फेस है वो आपको दिखाई दे रहा है।
ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ अभी फ्रंट में, तो मेरे ऑब्जेक्ट पे डिपेंड है मैंने कैसे बनाया उसके अकॉर्डिंग। तो अभी फ्रंट में आप ये वाला फेस देख रहे हैं, और साइड व्यू में, तो साइड व्यू में आप अभी ये वाला फेस देख रहे हैं। तो अगर मैं उसकी स्केलिंग वगैरह चेंज करता हूँ तो आप देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे वेरिएशन दिखाई दे रहा है। तो ये टॉप यानी ये फेस आपको दिखाई दे रहा है ऊपर वाला, फ्रंट में अभी आपको ये फेस दिखाई दे रहा है, और जब साइड की बात करते हैं तो आपको ये वाला फेस दिखाई दे रहा है इस तरीके से। तो ये सब आपको यहाँ पे दिखाई देता है। और आप चाहते हो कि आप वापस इसी व्यू को ले आएँ पर्सपेक्टिव को ही, तो यहाँ पे क्लिक करिए, तो ये पर्सपेक्टिव व्यू हमें वापस दिखाई दे रहा है। ऐसे ही आप चाहते हैं कि आपके पास कोई 2 व्यूज़ होनी चाहिए, तो ये 2 व्यूज़ हमें दिखाई दे रही है, और वो 2 व्यू कौन सी होनी चाहिए वो हम डिसाइड कर सकते हैं, जैसे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। वापस हम पर्सपेक्टिव में आ गए। यहाँ पे एक आउटलाइनर करके ऑप्शन हमें दे रखा है। आउटलाइनर जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे एक विंडो दिखाई दे रही है, आप ऊपर देख रहे हैं वहाँ पे आउटलाइनर लिखा हुआ हमें दिखाई दे रहा है। आउटलाइनर हमने व्यू पोर्ट में जितना भी काम किया है, मॉडलिंग किया है, बोन प्लेसमेंट किया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमें डिस्प्ले होती है। तो अभी हम 2 ऑब्जेक्ट बनाए हैं, वो दोनों ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। पी स्फीयर यानी ये वाला, अगर हम उसे सेलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं क्लिक करके। पी क्यूब, तो ये हमारा क्यूब सेलेक्ट हो जाता है इस तरीके से। इसे हम डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। फिर हम नीचे आते हैं तो हमें यहाँ पे टाइम स्लाइडर दिखाई दे रहा है। टाइम स्लाइडर आपको अभी स्केल जैसा अपीयर हो रहा है, स्केल जैसा दिखाई दे रहा है। तो उसके ऊपर जो ये वैल्यूज़ दिखाई दे रही हैं, जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, वो रियल में हमारे फ्रेम्स हैं। एनिमेशन जो है वो फ्रेम्स में काउंट किया जाता है, और उसका स्टैंडर्ड रेट होता है 24 फ्रेम्स इक्वल टू 1 सेकेंड। यानी अगर मुझे 1 सेकेंड का कोई एनिमेशन बनाना है तो मुझे उसमें 24 फ्रेम्स या 24 इमेजेस की हेल्प से वो बनता है। तो ये जो फ्रेम्स हैं उन फ्रेम्स को कम ज़्यादा करना है तो हम यहाँ पे प्रेफरेंसेस हमारे पास ऑप्शन है, उसकी हेल्प से कर सकते हैं। अदरवाइज़ टाइम स्लाइडर के जस्ट नीचे आपको रेंज स्लाइडर दिखाई दे रहा है, जिस पे आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास फर्स्ट फ्रेम से लेके टोटल 200 फ्रेम्स हैं, और अभी आपको 120 फ्रेम्स दिखाई दे रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ 120 जहाँ पे लिखा हुआ है, और इसके ऊपर ही पास में जो एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है उस पर क्लिक करके मैं ड्रैग करता हूँ, तो आप देख रहे हैं मेरे फ्रेम्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, या फिर कितने यहाँ पे मुझे दिखाना है मैं उसके अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकता हूँ। फ्रेम्स को इससे भी ज़्यादा करना है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज़ एंटर कर सकते हैं। जैसे मुझे 500 फ्रेम्स चाहिए, तो यहाँ पे आए हम 500 और एंटर, तो अभी आप देख रहे हैं आपको 500 फ्रेम्स दिखाई दे रहे हैं। और आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है वो भी हम बता सकते हैं यहाँ से आके। इसे हम पढ़ेंगे डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर्स में। उसके नीचे हम आते हैं, कमांड लाइन है हमारे पास, और कमांड लाइन पे अभी आपको MEL दिखाई दे रहा है, माया एम्बेडेड लैंग्वेज। अगर मुझे कुछ स्क्रिप्टिंग करनी है, कुछ कमांड दे के मुझे वर्क करना है, तो हम यहाँ पे कमांड दे सकते हैं। अगर मुझे MEL का नॉलेज नहीं है और मैं पाइथन में प्रोग्रामिंग या स्क्रिप्टिंग करना चाह रहा हूँ, तो आप इस MEL पे क्लिक करिए, अभी आपको वहाँ पे पाइथन दिखाई दे रहा है। वापस क्लिक करेंगे MEL दिखाई देगा। उसके नीचे हमें हेल्पलाइन दिखाई दे रही है, जो वेरियस हेल्प डिस्प्ले करती है, टाइमली कैसे कमांड्स आपने ले रखे हैं उसके अकॉर्डिंगली। और यहाँ पे कॉर्नर में आपको वेरियस एक्सेस दिखाई देते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे इस पोर्शन के ऊपर, तो इस पोर्शन में आपको चैनल बॉक्स लेयर एडिटर दिखाई दे रहा है। चैनल बॉक्स, ये आपका चैनल बॉक्स है जो आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रखा है, उसके ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड या फिर उसकी स्केल वगैरह से रिलेटेड जो पैरामीटर्स हैं वो आपको दिखाई देते हैं। अगर मैं क्लिक करता हूँ मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। ऐसे अगर मैं स्फीयर को सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख रहे हैं स्फीयर से रिलेटेड मुझे जानकारी मिल रही है।
तो अगर मैं उनको छोटा बड़ा करना चाह रहा हूँ स्फीयर को, जैसे उसकी रेडियस में बढ़ाना चाह रहा हूँ, 2 एंटर, आप देख रहे हैं स्फीयर बड़ा हो गया है। ऐसे वेरियस सब डिविजन्स है, सब डिविजन्स यानी सेगमेंट्स, ये अभी आप देख रहे हैं इस ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो आपको लाइंस दिखाई दे रही है, ये सारे सेगमेंट्स हैं। ऐसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। चैनल बॉक्स में जो दूसरा पोर्शन है वो हमारा लेयर पैनल है। तो लेयर पैनल मैं चाहता हूँ, मैंने कुछ और ऑब्जेक्ट्स भी बना रखे हैं। मैंने यहाँ पे सिलेंडर पे क्लिक किया, सिलेंडर को W प्रेस किया यानी मूव कमांड, और उसको मैंने यहाँ पे रख दिया, मूव कर लिया। आप W प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे मूव कमांड आपको दे रखा है, यहाँ से ले सकते हैं, W फॉर मूव। अब मैं चाहता हूँ इन दोनों ऑब्जेक्ट को मुझे किसी लेयर में ऐड करना है, तो ऐसे विंडो बना के हमने सेलेक्ट कर लिया। अदरवाइज़ आप एक ऑब्जेक्ट पे क्लिक करिए, देन शिफ्ट प्रेस किया, मैंने दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, वो भी हमारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया है। और इस लेयर पैनल में सबसे लास्ट जो मेरे को कमांड दे रखा है उस पर मैंने क्लिक किया, तो आप देख रहे हैं एक लेयर बन गई है और ये 2 ऑब्जेक्ट उसमें ऐड हो गए हैं। अगर मैं अभी इनको यहाँ पे दिखाना नहीं चाहता हूँ तो इस V पे क्लिक कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं वो दोनों ऑब्जेक्ट मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। V यानी विजिबिलिटी ऑफ कर दिया हमने, क्लिक किया वो ऑन हो गया। और भी कुछ कमांड्स हैं, लाइक उसको रेफरेंस में हमें डिस्प्ले करना है या टेम्पलेट में डिस्प्ले करना है, हम डिस्कस करेंगे। नीचे आते हैं तो हमें टाइम कंट्रोल दिखाई दे रहा है। टाइम कंट्रोल कैसा है, जनरली हमारे जो प्लेयर्स होते हैं उनके ऊपर ऐसे हमें कुछ बटन्स दिखाई देते हैं। अगर मैंने एनिमेशन बनाया, उसे प्ले करना है, उसे पॉज करना है, इन सब चीज़ों के लिए। तो आज हमने पढ़ा माया यूज़र इंटरफेस। नेक्स्ट लेक्चर्स में मिलेंगे और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।